नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 20 अक्टूबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कश्मीर घाटी में जो सिचुएशन है उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है और जो एडिटोरियल आया है हम उसकी चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए के विदेश मंत्रियों के बीच में जो बैठकें हुई हैं उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा को क्यों रिलीज कर देना चाहिए, इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। चीन के द्वारा भारत पर साइबर हमला किया जा सकता है अभी के सिचुएशन को देखते हुए, इस विषय पर जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 1 और पेज नंबर 6 पर कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ न्यूज आया है, एडिटोरियल आया है। और ये न्यूज और एडिटोरियल जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सप्ताह में 11 से ज्यादा नागरिकों की कश्मीर घाटी में हत्या की गई है और इसके कारण वहां पर जो मजदूर काम करने के लिए गए हैं भारत के अन्य स्टेट से, उनके बीच में डर का माहौल है। और आप यहां पर देख सकते हैं जो शीर्षक है वो शीर्षक क्या है, किलिंग स्पार्क माइग्रेंट फ्लाइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो भी लोग वहां पर काम करने गए हैं वे इन हत्याओं के कारण बहुत ही डरे हुए हैं और वहां से जो प्रवासी मजदूर हैं उनका पलायन अब शुरू हो चुका है और इस न्यूज में उसी की जानकारी दी गई है। यहाँ पर जो एडिटोरियल है उसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर जो कश्मीर में अभी घट रहा है वो क्यों हो रहा है और इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में 11 नागरिकों की वहां पर हत्या की गई है और इन नागरिकों में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी शामिल हैं और इन मरने वालों में जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी शामिल हैं। और जिसके कारण प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो कश्मीरी पंडित जम्मू और कश्मीर में लौटे थे उनके बीच में डर का माहौल है और कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी घाटी से निकलना चाहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इन हत्याओं का तत्काल प्रभाव ये हुआ है कि 2006 के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत घाटी में पुनर्वास के लिए वापस आए कश्मीरी पंडित अब वहां से जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे संगठनों का ये कहना है कि जितने भी कश्मीरी पंडित वहां पर लौटे थे उसमें से 1/3 अभी जा चुके हैं। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे 800 परिवार जो कि उग्रवाद के दिनों में भी जम्मू कश्मीर में रुके थे, वे परिवार भी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जाना चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रवासी मजदूर और कश्मीरी पंडित ये दोनों तो डरे हुए हैं ही, लेकिन वहाँ के जो अन्य निवासी हैं वो भी इस मामलों से डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कहीं वह उग्रवादियों और प्रशासन के बीच में फंस करके ना रह जाएं। कहने का मतलब ये है कि पूरी घाटी में अभी भय का एक नया लहर दौड़ गया है। यहाँ पर इस हमले के उद्देश्य को लेकर के चर्चा किया गया है और कहा गया है कि इन हमलों का मकसद घाटी को सांप्रदायिक रंग देना है और उसके प्रशासन को पंगु बनाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 11 सिविलियन यहाँ पर मारे गए हैं उनमें सभी धर्म के लोग हैं और यहाँ पर जो उग्रवादी हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसे एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए। इसके अलावा जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी हत्या की जा रही है ताकि प्रशासन को भी वहां पर पंगु बना दिया जाए। यहाँ पर यह बताया गया है कि सन 2000 में सीमा पार सशस्त्र समूहों के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो युद्ध विराम की वार्ता थी वह 100 से ज्यादा बिहारी मजदूरों की हत्या के कारण बिखर गई थी। लेकिन 2002 से 2014 के बीच में जो वहां पर शांति बहाली के प्रयास किए गए थे उस कारण से बहुत सारे कश्मीरी पंडित और प्रवासी मजदूर लौट करके यहाँ पर काम करने आए थे। लेकिन जिस तरीके से अभी वहां पर माहौल बनाया जा रहा है वह कहीं ना कहीं 1990 के जो घटनाक्रम थे उससे काफी मिलता जुलता है। और यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 2 मुद्दे खुल करके सरकार के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करना कि कश्मीर उनके लिए सुरक्षित है और अल्पसंख्यकों के साथ साथ जो घाटी में रहने वाली पूरी जनता है उसको भी ये आश्वस्त करना कि सरकार उनकी रक्षा कर सकती है। जो यहाँ पर दूसरा मुद्दा है वो ये है
कि सरकार को आतंकवाद विरोधी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अभी किलिंग की जा रही है उसका जो रणनीति है वो काफी अलग है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कश्मीर में जो धार्मिक संगठन है, वहाँ की जो पार्टियां हैं, वहाँ की जो आम जनता है, उन सभी के द्वारा इन हत्याओं की निंदा की गई है, जो कि एक सुखद बात है। इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से जो अभी घटनाएं हैं वह उग्रवादी घटनाओं से कुछ अलग हैं। जैसा कि यहाँ पर सेना ने भी कहा है कि यहाँ पर जो हत्याएं की गई हैं वो उन लोगों के द्वारा की गई हैं जिसे सेना हाइब्रिड उग्रवादी कहती है। यहाँ पर हाइब्रिड उग्रवादी का मतलब ये होता है कि ये लोग स्थानीय रूप से भर्ती और प्रशिक्षित किए जाते हैं, इनके पास नियमित नौकरी होती है और वे देसी पिस्तौल जैसे बुनियादी हथियारों का उपयोग करके लोगों की हत्याएं करते हैं। यानी कि ये सारे लोग अंशकालिक आतंकवादी हैं और ये ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस तरह की हत्याओं से यह पता चलता है कि उग्रवादियों के द्वारा जो है अपनी रणनीति बदली गई है, और यहाँ पर इस बात का ही पता चलता है कि किस तरीके से आतंकवाद जो है वह वैसे युवकों तक भी पहुंच चुका है जो पहले आतंकवाद से दूरी बनाए हुए थे। तो यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया गया है कि आखिर किस तरीके से कश्मीर में फिर से 1990 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 1990 में भी आतंकवादियों के द्वारा उन लोगों की हत्या की जा रही थी जो लोग सरकार के साथ काम करते थे, जो सरकारी कर्मचारी थे। इसी तरीके से वहां पर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता था, जिस तरीके से अभी सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रशासन के द्वारा जो लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से इन किलिंग के बाद 700 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, उससे वहां की जो आम जनता है उसके मन पर इसका बुरा असर पड़ेगा और प्रशासन को वहां पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि लोगों के मन में प्रशासन के प्रति घृणा और बढ़े। जिस तरीके से वहां पर कुछ लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाला गया है बिना किसी जांच के, इसके कारण भी वहां पर आम जनता में थोड़ा बहुत गुस्सा है, जिसका कि फायदा यहां पर आतंकवादियों के द्वारा उठाया जा रहा है। यहां पर सबसे लास्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सरकार को अलग अलग माध्यम का उपयोग करना चाहिए, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। जिस फोरम पर भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री या फिर कोई और मंत्री मिलते हैं, वहां पर भारत के द्वारा पाकिस्तान पर यह दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए कि उसे सीमा पार आतंकवाद को रोकना ही होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया गया है कि किस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं कश्मीर में वह जानबूझ करके कश्मीर घाटी को अशांत करने के लिए की जा रही हैं। इन घटनाओं में सांप्रदायिक रंग साफ साफ दिख रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के साथ काम करने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों का जो मकसद है वह जनता के बीच में भय पैदा करना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है ट्रबल इन बांग्लादेश, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों दुर्गा पूजा के दौरान जो एक फेक न्यूज फैलाया गया था उसके कारण बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और भारत के द्वारा इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई है, इसकी निंदा की गई है और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर भारत को अपना चिंता व्यक्त करना चाहिए, मगर उसे धार्मिक रूप से पक्षपातपूर्ण नहीं दिखना चाहिए। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे संबंध हैं और भारत में जो होने वाली घटनाएं हैं उसका असर जो है बांग्लादेश के लोगों पर खासे तरीके से पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 को पास किया गया, उसका असर जो है बांग्लादेश के लोगों पर दिखना शुरू हुआ। जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश का यात्रा किया गया था तो वहां पर बहुत सारे लोगों के द्वारा उस यात्रा का विरोध किया गया था और यहाँ पर ये जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें कम से कम 12 लोगों की जानें भी गई थी। तो कहने का ऐसा ये है कि भारत और बांग्लादेश के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में जो घटनाएं होती हैं उसका असर बांग्लादेश में पड़ता है और बांग्लादेश में जो घटनाएं होती हैं उसका असर भारत में पड़ता है। और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से बांग्लादेश की सरकार के द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए गए। जिस तरीके से वहाँ की पुलिस के द्वारा 450 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है
बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में 70 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वहां की जो सरकार है वह अपने बलबूते पर इन घटनाओं को रोक सकती है। वहां के जो बुद्धिजीवी हैं दोनों समुदाय के, उनके द्वारा शांति स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसको देखते हुए यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर भारत सरकार के द्वारा अगर कोई भी ऐसी बात की जाती है जो कि वहां के जो बहुसंख्यक हैं यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ हो, तो इसका असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश में घटनाक्रम हुए हैं उस पर भारत का चिंता जाहिर करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जब भारत चिंता जाहिर करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह धार्मिक रूप से किसी एक समुदाय का पक्ष ले रहा है और किसी दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहा है। भारत के अंदर भी ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसके कारण जो बांग्लादेश के बहुसंख्यक हैं उन पर बुरा असर पड़े और जिसका खामियाजा वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको उठाना पड़े, जिसके बारे में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी चर्चा की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। और यहाँ पर एक पड़ोसी होने के नाते और दोनों देशों के लोगों के बीच में जो संबंध है उसको देखते हुए भारत को कोई ऐसा वक्तव्य देने से बचना चाहिए जिससे कि वहां का सिचुएशन और खराब हो सके। इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर। और पेज नंबर 6 पर भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच में जो वार्ता हो रही है उसको लेकर के चर्चा किया गया है। और यहाँ पर जो एडिटोरियल आया है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत को ईरान के साथ अपने मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए, भले ही वह अमेरिका, इजराइल, यूएई ब्लॉक के साथ साझेदारी चाहता हो। तो यहाँ पर यह बात कहा गया है कि भले भारत अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ बातचीत कर रहा है, उनके साथ गठबंधन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो असर है वो भारत और ईरान के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी भारत को ईरान के साथ भी अपने संबंधों को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि वह इस ब्लॉक को दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए के विदेश मंत्रियों के बीच में बैठक हो रही है और यहाँ पर इन देशों के द्वारा आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आर्थिक सहयोग है वह बहुत सारे हिस्सों में होने वाला है। यहाँ पर परिवहन, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की गई है। यानी कि ये जो मंच है वो पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग को लेकर के काम करेगा। इस एडिटोरियल में बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से इजराइल और यूए के बीच में 1 साल पहले तक कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से इनके बीच में अब्राहम समझौता हुआ उसके कारण इजराइल और यूएई के बीच राजनयिक संबंध बने। और यहाँ पर इस कारण से ही भारत सहित दुनिया के अन्य देश इन देशों के साथ बातचीत कर पा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इजराइल और यूएई के बीच में जिस तरीके से संबंध अच्छे हुए हैं, उनके बीच में जो आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को लेकर के बातें हो रही हैं, उसके कारण ही भारत सहित अन्य शक्तियां इस अवसर को भुना पा रही हैं कि इन देशों के बीच में एक बातचीत हो रहा है। यहाँ पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि 4 देशों के बीच में जो बैठक हुई है उसे ये पता चलता है कि भारत की जो पश्चिम एशिया की विदेश नीति है उसमें भी बदलाव हो रहा है। अभी तक हम द्विपक्षीयवाद को लेकर के काम करते थे। यहाँ पर द्विपक्षीयवाद का मतलब यह है कि भारत किसी ग्रुप में शामिल ना होकर के 1 to 1 बातचीत में विश्वास रखता था। जैसे भारत के जो संबंध हैं वो इजराइल के साथ अलग मुद्दों पर थे, भारत के जो संबंध है वो यूएई के साथ अलग मुद्दों पर थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल और यूएई के बीच में संबंध ठीक हुए हैं उससे भारत को ये मौका मिला है कि भारत जो है इस क्षेत्र में अपनी एक भूमिका अदा कर सके। यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि अतीत में भारत की जो पश्चिम एशिया नीति थी उसके 3 स्तंभ थे। उसमें पहला है खाड़ी का जो सुन्नी राजतंत्र है वो, दूसरा है इजराइल और तीसरा है ईरान। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि अब्राहम समझौते के कारण जो अरब देश हैं और इजराइल के बीच में जो खाई कम हुई है उसके कारण भारत इन दोनों देशों के साथ बातचीत करने में सक्षम है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो अब्राहम समझौता है वह पिछले 26 वर्षों में पहला अरब इजराइल शांति समझौता है। और इस समझौते के अनुसार यूएई और बहरीन द्वारा इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करने की योजना बनाई गई। वहां पर पर्यटन, व्यापार,
स्वास्थ्य और सुरक्षा के कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये सारे देश काम करने लगे। और साथ ही इस समझौते के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक की बस्तियों को इजराइल में जोड़ने की जो अपनी योजना है उसको स्थगित कर दिया। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि समझौते के पहले सिर्फ 2 ही ऐसे देश थे जिन्होंने इजराइल के साथ कोई शांति समझौता किया था, और वे देश थे मिस्र, जिसने 1979 में एक शांति समझौता इजराइल के साथ किया था, और दूसरा है जॉर्डन, जिसने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौता किया। और उसके 26 साल के बाद यहाँ पर यूएई और बहरीन के द्वारा इजराइल के साथ कोई शांति समझौता किया गया है। और यहाँ पर इस समझौते के कारण भारत के लिए इजराइल और यूएई के साथ काम करना आसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह ये है कि क्या भारत ईरान के साथ जो उसके संबंध है उसको दांव पर लगा करके इन देशों के साथ अपने संबंध को बनाना चाहता है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत के लिए ईरान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इजराइल और यूएई। आप सभी जानते हैं कि भारत इजराइल से बहुत ज़्यादा सैनिक साजो सामान खरीदता है। हमारे जो गल्फ कंट्री हैं यानी कि जो अरब देश हैं वहाँ पर हमारे हजारों जो भारतीय मजदूर हैं जाकर के काम करते हैं। यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरीके से जो ईरान है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अभी चेंजेस हुए हैं और वहाँ से जो भारत को चुनौतियाँ मिलेंगी भविष्य में, उसको देखते हुए उससे निपटने के लिए हमें ईरान की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बदले हैं उसको देखते हुए भारत जो है ईरान के साथ अपने संबंध को खराब नहीं कर सकता। भारत को ईरान के साथ अपने संबंध को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ईरान ही ऐसा देश है जिसके जरिए हम अफगानिस्तान में अगर कोई भारत के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका जवाब दे सकते हैं। और इसी को देखते यहाँ पर कहा गया है कि भारत को ईरान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए, भले ही वह अमेरिका, इजराइल, यूएई ब्लॉक के साथ साझेदारी करना चाहता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर जो न्यूज़ आया है पेज नंबर 10 में, वहाँ पर भी ये कहा गया है कि इन चारों देशों के बीच में जो अभी फोरम बना है वह पूरी तरीके से एक आर्थिक फोरम है। और यहाँ पर इजराइल के द्वारा भी इसी बात को दोहराया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि इन चारों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातें होंगी, वैक्सीन को लेकर के बातें होंगी, और किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो शांति कायम रह सके उसको लेकर के बातें होंगी। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है नो एक्सक्यूज प्लीज, इंडिया अवेट्स अ फुल कास्ट हेड काउंट। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार जो है 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा है उसको रिलीज करे, और उसके साथ साथ जो आगे जनगणना होने वाली है उसमें SC/ST के साथ साथ जो ओबीसी कम्युनिटी है उसके भी जनगणना करे। और यहाँ पर इन सभी को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार का पक्ष रखने को कहा गया तो यहाँ पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक हल्फनामा दायर किया गया, जिसमें यह बात किया गया कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण सरकार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा को रिलीज नहीं कर सकती। इस टॉपिक पर हमने खुल करके बातें की हैं। अगर आप हमारे इस सीरीज को लगातार देखते होंगे तो पिछले महीने इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल क्लास लिया था। यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ ऐसी खामियां गिनाई गई थी जिसके कारण उसके द्वारा ये कहा गया कि वह सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा रिलीज नहीं कर सकता। और इस एडिटोरियल में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो भी बातें वहाँ पर सरकार के द्वारा रखी गई हैं वह एक तरीके से एक्सक्यूज हैं, छोटी बातें हैं, और यहाँ पर सरकार को सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा रिलीज कर देना चाहिए। इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा उन सभी बातों का जवाब देने का प्रयास किया गया है जिसके कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि वह सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा नहीं रिलीज कर सकती। यहाँ पर सरकार के द्वारा अपने हल्फनामे में कहा गया था कि 1931 में जो जनगणना हुई थी जातियों की, उस समय जो जातियों की कुल संख्या थी वह 4147 थी, लेकिन जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया उसमें जो जातियों की कुल संख्या आई वह 46 लाख आई। और इस कारण से सरकार जो है
इस डेटा को रिलीज नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में लोगों के द्वारा अपने सरनेम को देख करके, अपने गोत्र को देख करके जातियों के बारे में बताया जाता है, जिसके कारण ऐसा डेटा आ सकता है। लेकिन ये जो डेटा आया है यह किसकी गलती से आया है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर कहा गया है लेखक के द्वारा कि जो 46 लाख जातियों के नाम यहाँ पर आए हैं उसमें गलती किसकी है, यह देखना बहुत ही जरूरी है। क्या जो गणना करने वाले लोग हैं उनकी गलती थी, या फिर जनगणना आयुक्त करने के तरीके में ही कोई दोष था, जिसके कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिले हैं। यहाँ पर इस बात को उठाने का प्रयास किया गया है कि आखिर इन खामियों को, इन गलतियों को एक दशक के अंदर क्यों नहीं सुधारा जा सका, आखिर सरकार ने ऐसा काम क्यों नहीं किया। हालांकि यहाँ पर सरकार के द्वारा जो अपना पक्ष रखा गया है उसमें यह कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जुलाई 2015 में तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें यह काम सौंपा गया था कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा है उनमें जो जातियों के नाम इतने सारे आए हैं उनको ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा अपने हल्फनामे में यह भी बात स्वीकार किया गया कि सरकार के द्वारा समिति के किसी अन्य सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई, जिसके कारण इस समिति की कभी बैठक हुई ही नहीं। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कुछ गलतियां थीं तो उनको ठीक करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उनको भी सरकार के द्वारा बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर पेश किया गया। जैसा कि हल्फनामे में महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए सरकार ने ये कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जो केंद्रीय सूची है उसमें जो जातियों की कुल संख्या है वह 494 है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया उनमें जो जातियों की संख्या आई वह 4.28 लाख थी। और यहाँ पर सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि इन जातियों में से 99% ऐसी जातियां थी जिनमें 100 से कम व्यक्ति की आबादी थी, यानी कि 100 से कम व्यक्तियों वाली जो जातियां हैं उनकी जो प्रतिशत है वो 99% है। और इसी को लेकर के यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि महाराष्ट्र की जो आबादी है वह 10.3 करोड़ है और उसमें से 8.8 करोड़ लोगों को 2440 जातियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है इसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। और इन सभी जातियों में जो आबादी है वह 1000 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो एक बहुत ही छोटा अनुपात है जनसंख्या का, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि अधिकतर लोगों को जो है इन 2440 जातियों के अंतर्गत विभाजित किया जा चुका है इसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। और अगर सरकार चाहती तो इस त्रुटि को जो है दूर कर सकती थी, इस कमी को दूर कर सकती थी। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर हम ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करें तो यहाँ पर जाति और धर्म का जो डेटा है उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो खराबी है वह 118.64 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.34 करोड़ लोगों में है, जो कि कुल गणना का केवल 1% ही है। यानी कि सिर्फ 1% डेटा में जो है कुछ कमियां पाई गई हैं, खराबी पाई गई हैं, और इस कारण से पूरे के पूरे जनगणना को रोक करके रखना यह कहीं से भी सही नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर डेटा में कोई खराबी है, कोई कमी है तो उसे इन वर्षों में ठीक किया जाए, ना कि इनका बहाना बना करके पूरे के पूरे डेटा को ही रोक करके रखा जाए। यहाँ पर लेखक के द्वारा 2011 की जो भाषा जनगणना था उसका भी जिक्र किया गया है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि मातृभाषा को लेकर के जो गणना की गई थी 2011 में, उसमें शुरू में जो डेटा आया था उसमें यह आया था कि भारत में 19,569 मातृभाषा है। लेकिन जब इसकी जांच किया गया, इसमें कमियों को बाहर किया गया, तो यहाँ पर ये जो 19,569 है वह जो डेटा है वो घट करके 1,369 में आ गया, और बाद में 22 अनुसूचित और 99 गैर अनुसूचित भाषाओं में इन सभी डेटा को बांटा गया। और यहाँ पर इसको बांटने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया उसमें यह रखा गया कि अगर किसी भाषा को कम से कम 10,000 या उससे अधिक लोग बोलते हैं तभी उसे मातृभाषा माना जाएगा। यानी कि इस तरीके से जब भाषाओं को वर्गीकृत किया गया तो यहाँ पर जो टोटल मातृभाषा की संख्या आई वह 121 आई, यानी कि यहाँ पर जो अंतर था उसे ठीक करने का प्रयास किया गया। तो इसी तरीके से अगर सरकार चाहती
तो जाति जनगणना में जो कमियां हैं उसको भी ठीक किया जा सकता था। और यहाँ पर इन्हीं सभी बातों का जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि अब सरकार को सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा है उसे रिलीज करना चाहिए, उसे इसे रोकने के बहाने नहीं बनाने चाहिए। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है स्ट्रेटजी मीट डिस्कस चाइनीज साइबर अटैक, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर के चर्चा किया गया कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो अभी माहौल है, इस माहौल में चीन के द्वारा भारत पर साइबर अटैक करने का खतरा बढ़ गया है। जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा मार्च के महीने में ये कहा गया था कि चाइनीज हैकर के एक ग्रुप ने भारत के जो अलग अलग पावर सेंटर हैं उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की थी, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया। और यहाँ पर कहा गया है कि यूएस के जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है उसके द्वारा भी यह आशंका जताई गई है कि चीन के द्वारा जो है भारत के पावर ग्रिड और सी पोर्ट में इस तरह के घुसपैठ किए जा सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसी को लेकर के चर्चा किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत और चीन के रिलेशन को लेकर के भी और हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है किस तरीके से जो साइबर अटैक है चीन के द्वारा उसको रोका जाए, उसको काउंटर किया जाए। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि बांग्लादेश में हालिया सांप्रदायिक घटनाएं धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित भारत के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बनकर के उभरी हैं। जबकि भारत इन हमलों की चिंता व्यक्त करता है, उसे धार्मिक रूप से पक्षपातपूर्ण नहीं दिखना चाहिए, इस कथन पर चर्चा करें। तो इस पर हमने चर्चा किया था। भारत चूंकि बांग्लादेश का पड़ोसी देश है, दोनों देशों के लोगों के बीच में संबंध है। भारत का जो है बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर के चिंता व्यक्त करना जाहिर है और भारत को ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत को ऐसा करते समय यह भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वह धार्मिक रूप से कोई पक्षपातपूर्ण स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा, जिससे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध जो है वह खराब हो सके। जैसा कि मैंने एडिटोरियल में चर्चा किया था, उन सभी बातों को यहाँ पर आप उपयोग करें और ये समझाने का प्रयास करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत यूएस इजराइल यूएई ब्लॉक के साथ साझेदारी चाहता है, मगर भारत को ईरान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए, चर्चा करें। तो इसी टॉपिक पर हमने चर्चा भी किया है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि जिस तरीके से इजराइल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, यूएई भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से अफगानिस्तान के मामले में ईरान भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बिगड़े हैं, उस हालात में ईरान जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर भले ही भारत यूएस इजराइल यूएई के साथ बातचीत कर रहा है, एक ब्लॉक बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे इसका असर भारत और ईरान के संबंधों पर नहीं होने देना चाहिए। तो इसी बात की यहाँ पर चर्चा करनी है, जिसको कि हमने एडिटोरियल में चर्चा कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।